और बच्चे आ जाते पूछता हूँ दूसरी के लिए और बच्चे आ जाते हैं। पेज 126 क्वेश्चन नंबर 7 The authorized capital of the company is rupees 50 lakh divided into shares of rupees 20 of shares 25,000 of rupees 200। ध्यान रहे इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 200 रुपए, शेयर के साथ इक्विटी या प्रेफरेंस वर्ड मेंशन नहीं। आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 12,000 शेयर, मतलब ऑथोराइज्ड 25,000 है और इशूड 12,000। प्रीमियम ऑफ 10%। अपूर्व बताइए प्रीमियम कितना है इस क्वेश्चन में, कितने रुपीस? ₹20 है प्रीमियम। प्रति का इशू प्राइस कितना है? पर आप बताएं। नैना आप बताएं। मुझे लगा आप बताएं। कितना? 220। देख लो कॉम्बिनेशन कितने खराब है तुम लोगों की। 200 रुपीज फेस वैल्यू है और 10% का प्रीमियम है। 200 का 10% हुआ 20 रुपए। इश्यू प्राइस कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके। तो 200 प्लस 20 220 आएगा इश्यू प्राइस। अमाउंट इस तरीके से देना होगा, एप्लीकेशन पे 60, अलॉटमेंट पे 60, फर्स्ट कॉल पे 30 और बाकी बचा फाइनल कॉल। कितना बचा? 70 रुपीज। टोटल 220 है। 220 में से तीनों अमाउंट माइनस कर लो, 70 रुपीज बचा। अमन कितनी इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में? हितेश आप बताएं कितने इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में? हर्षित सॉरी वो तो गलत है तभी आपसे पूछा। शिवम आप बताएं। मतलब मैं क्वेश्चन ना पूछूं तो मैं सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, पता नहीं लग रहा है क्वेश्चन में क्या चल रहा है। 4 इंस्टॉलमेंट है जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। पब्लिक ने अप्लाई करा 11,000 शेयर के लिए। यश बताइए अंडर सब्सक्रिप्शन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है? अंडर सब्सक्रिप्शन है, कम शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। All the money was received. Prepare an extract of balance sheet as per the schedule 3 of Companies Act। चलिए जी बनाते हैं। कितने कॉलम बैलेंस शीट में? तुमने बोला बीच में ना बोला करें मैं जिसकी बारी उसको पूछूं, ये तो आप वोट कर रहे हैं। अनुभव रिजर्वेंस प्लस वाले हेडिंग बनेगी कि नहीं बनेगी इस क्वेश्चन? बजट करेक्ट आंसर है। जब भी क्वेश्चन में प्रीमियम होगा सिर्फ तभी बनेगा रिजर्वेंस प्लस वाले हेडिंग, अदरवाइज नहीं बनेगी।
और उसके एलिमेंट्स के बाद एसेट्स के बाद करेक्ट। अच्छा आगे रेशन कैश बैलेंस शीट आप लोगों को याद हो जानी चाहिए अब तक, हालांकि सभी नोट करना पड़ते थे। क्वेश्चन पहली से कैपिटल कौन सी? हाँ जी शेयर कैपिटल की तो पहली वाली कैपिटल कौन सी? ऑथराइज्ड कैपिटल, ये कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल? 25,000 shares of rupees 200 each, 50 lakh। इसके बाद क्या लिखना है? इशूड कैपिटल भव्य कितनी है? 12,000 shares of rupees 200 each। तो फिर उसमें लिखा हुआ साफ साफ ऑथराइज्ड इशूड। मैंने आगे क्या लिखना? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मैंने आगे क्या लिखना? गलत। अपूर्वा प्रतिका हाँ जी सॉरी ठीक। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल लिखते ही चालू नहीं हो जाना है, इतने शेयर हैं। सब्सक्राइब कैपिटल कौन से वाली ये भी मेंशन करना है हमें। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इस क्वेश्चन में लिखा होगा कि सारे के सारे पैसे मंगा लिए और सारे के सारे पैसे आ गए, इसलिए ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आया। ना भी आगे बताइए। ठीक। कृष्णा बैलेंस शीट में कौन सा मॉडल लिखना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तीन अमाउंट हैं, इन तीन में से कौन सा लिखूं इधर? सब्सक्राइब कैपिटल। करेक्ट। सब्सक्राइब कैपिटल वाले से ही एंट्रीज पास होती है, तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट आता है तो सब्सक्राइब कैपिटल वाला आता है, ऑथराइज्ड वाला नहीं, इशूड वाला नहीं। देखिए सेकंड हेडिंग कौन सी? ठीक। अमन क्या लिखना है इसके नीचे मेरे को? अर्षित, शिवम, शिवम 2, हर्ष
हेलो भाई, सही है। ये 5वां क्वेश्चन है इस टॉपिक का, पता ही नहीं आप लोगों को लिखना क्या है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एसपीआर में रिजर्व में एसपीआर ही आएगा। इस क्वेश्चन में प्रीमियम है इसीलिए बनाई है रिजर्व में सरप्लस वाली हेडिंग बनाते ही। $11,000 शेयर हैं, 12,000 नहीं, और प्रीमियम 20 रुपए। आप चाहे तो सब्सक्राइब कैपिटल का भी 21 भी कर सकते हैं, 10% सेम अमाउंट आएगा। पर शेयर का 10% करो 200 रुपए 10%, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैं देखो 11,000 शेयर है, 200 रुपए का है और 10% प्रीमियम। शिवम, तीसरी हेडिंग कौन सी? ठीक, ऋषित, इसके नीचे क्या लिखना? ठीक, अमाउंट टोटल नहीं पता आपको, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका तरीका बताओ। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 11,000 शेयर हैं सर, और हर एक शेयर वाले से हमने 220 रुपए मंगवाए, 220 रुपीज पर शेयर मंगवाया है। इश्यू प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से तो बैंक वाला अमाउंट आ जाएगा। फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से तो शेयर कैपिटल वाला अमाउंट आ जाएगा, और प्रीमियम को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से तो एसपीआर वाला अमाउंट आ जाएगा। कितना है टोटल? 24 लाख। थर्ड एनालिसिस वाले को किस किस के स्कूल में आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 एनालिसिस वाली बुक आ रही है आपके कोर्स में, टर्म 1 में। ये वाली बुक नहीं आ रही, इश्यू ऑफ शेयर्स। 7 बच्चे हैं। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर्स वाली बुक टर्म 1 में किस किस के आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेजॉरिटी मींस। अगर आपकी बुक एनालिसिस वाली आ रही है तो मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि अपनी लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग में, लास्ट ईयर के बैच में आपको ऐड कर दूंगा। उसमें एनालिसिस वाली बुक के सारे क्वेश्चंस हैं कराए हुए मेरी क्लास में, उसकी आपको हेल्प मिल जाएगी। डाउट वगैरह आए क्लास रिकॉर्डिंग देखते टाइम तो आप पेपर में नोट करते रहें और व्हाट्सएप पे अलग से टाइम ले लें डाउट्स के लिए, ठीक है? बढ़े जी आगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। अंडरलाइन करें जो हेडिंग में लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर्स, वहां लिखे नालायक। कॉल्स इन एरियर्स जो टॉपिक है नालायकों की वजह से, ये वो नालायक है जिन्होंने टाइम पर पेमेंट नहीं करी है शेयर से, मतलब हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया नहीं दिया, या फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया नहीं दिया, ये वो नालायक। इसकी वजह से हम अकाउंटेंट का काम बढ़ गया, एक नया अकाउंट ओपन हो गया,
मतलब नालायक अकाउंट है इंग्लिश में, फॉल्स इन एरियर। पढ़ते हैं जी पहला क्वेश्चन। कंपनी मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 40,000 इक्विटी शेयर, इक्विटी वर्ड मेंशन है, हमें मेंशन करना, ध्यान रखना, एट द रेट 3 रुपीस पर शेयर ऑन 1 जनवरी 2019। क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो हमें भी डेट मेंशन करनी है आंसर। सर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन स्टार्ट ही सीधा फाइनल कॉल से है। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई कि कितने शेयर इशू करे थे, कितने सब्सक्राइब हुए, एप्लीकेशन पे कितना मंगाया, अलॉटमेंट में कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। क्वेश्चन डायरेक्ट सेकंड कॉल से स्टार्ट, तो हमें भी एंट्री सीधा सेकंड कॉल से ही करनी। 40,000 शेयर पर 3 रुपए मंगाए हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, इसका मतलब पिछली 3 इंस्टॉलमेंट में 7 रुपए मंगा लिए होंगे, यही मतलब है इसका। चलिए, the whole amount was received on 15th January 2019। सारा का सारा पैसा 15 दिनों में मिल गया, except on 100 shares allotted to नालायक। एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने पैसे नहीं दिए। आगे तक जनरल एंट्रीज पास करें, कॉल मनी ड्यू की भी और रिसीव की भी, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होगा। पैसा मंगाने के एंट्री आप सबको आती, फिर भी हम नोट करेंगे बोर्ड पे से। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आना है जी? 40,000 शेयर हैं और सभी से 3 रुपए, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, ये पैसा मंगाने की एंट्री हो। सेकंड वाली एंट्री थोड़ा बाद में करेंगे, पहले समझेंगे जी। देखिए सेकंड वाली एंट्री होती है पैसा मिलने की एंट्री, ये एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 into 3। बेसिकली फाइनल अकाउंट जो होता है वो टेम्परेरी अकाउंट होता है, जितने अमाउंट से ओपन होगा उतना ही अकाउंट से क्लोज होगा, जितने अमाउंट से डेबिट उतने ही अमाउंट से क्रेडिट। मतलब इन दोनों एंट्री को अगर मर्ज करें तो एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 into 3। तो अगर ये नालायक नहीं होता तो हमारी ये सिंपल एंट्री होके काम खत्म हो जाता। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 100 शेयर्स पर हमें पैसा नहीं मिला, मतलब बैंक जो एक्चुअल में डेबिट होगा वो कितने से डेबिट होगा? 39,900 शेयर्स। समझ में आ रही है बात? 100 शेयर पे कम पैसा मिला है तो 40,000 शेयर पे पैसा मिलना था, 100 कम कर दिए मैंने उसमें, कितने शेयर पे पैसा मिला। अब हमारे पास एक न्यू एसेट आ गई है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 300 100 शेयर पे 3 रुपए के साथ। अब इसको बैंक के ऊपर लिखोगे, बैंक के नीचे लिखो, एक ही बात है। डेबिट साइड में अगर दो अकाउंट हो कोई भी ऊपर लिख सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है, ठीक है जी। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पैसा कम मिला तो बैंक में घटा दो और उसी के बराबर में एक नया अकाउंट खोल दो कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। याद रहे हम डेटर और क्रेडिटर इन दो लोगों के अलावा किसी का नाम नोट नहीं करते, तो शेयर होल्डर का नाम कहीं आएगा नहीं कि कुमार है कि कोई भी, शेयर होल्डर्स का नाम मेंबर्स के रजिस्टर में नाम मेंशन होता है, आप नोट कर सकते हैं। सर बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 39,900 मल्टीप्लाई बाय 3।
अल्टरनेट सॉल्यूशन। नोट इसको भी करें, डिस्कस करते हैं यहाँ पर कैसे आया, नोट करें। सेम क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका, डिस्कस करते हैं दोनों को टाइम नहीं। तो दोनों तरीके सही हैं, हाँ जी दोनों तरीके सही हैं। एग्जाम में हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस तरीके से करना है तो आपके पास चॉइस है कि आप फर्स्ट वाले तरीके से करें कि सेकंड वाले तरीके से करें। कैस क्वेश्चन में मेथड मेंशन था कि कौन सा तरीके से करना है, मेंशन था। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो आपके पास ये वाला आंसर की चॉइस नहीं थी इस क्वेश्चन में, इसी वाले तरीके से करना था। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो आपको ये वाला सॉल्यूशन करना है। तो आपको आने दोनों तरीके चाहिए, तो एग्जाम में अगर स्पेसिफाई कर दे तरीका तो आप फंस जाओगे, आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो सीखने दोनों ही है, ऑप्शन नहीं है कि जो आसान लग रहा है उसको चूज कर लो, दोनों ही सीखने पड़ेंगे। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा पूरी बुक के अंदर वो इस वाले तरीके से कराऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग आसान है, 99% केस में क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि मेथड कौन सा है, ठीक, लेकिन 1% तो चांस है, इसलिए हमें ये सीखना। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है ये, इस वाले तरीके में क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि क्या जरूरत है आपको कॉल्स में एरियर्स अकाउंट खोलने की, जितना पैसा मिला उतने पैसों की एंट्री कर लो। इससे क्या होगा सर फर्क? इससे फर्क ये होगा कि जो सेकंड कॉल अकाउंट है ना क्लोज नहीं हुआ, चेक करो। कॉल अकाउंट डेबिट तो हुआ 40,000 into 3 से, लेकिन क्रेडिट कहां से हुआ? तो कॉल अकाउंट ओपन रह गया, तो कॉल अकाउंट इंडिकेट करेगा कि कॉल का पैसा लेना बाकी है शेयर होल्डर से। ये भी तरीका ठीक है। दूसरा तरीका इसका जो ये वाला तरीका था कि कॉल अकाउंट तो हम ओपन करते हैं सर क्लोज करने के लिए, तो क्लोज ही कर लो। अगर किसी से पैसा लेना बाकी है तो उसके लिए नया अकाउंट खोल लो कॉल्स एंड एरियर्स के नाम से। ये वाला सॉल्यूशन ये बताता है। तो दोनों ही तरीके 100% ठीक है। अगर हमें किसी से पैसा लेना है तो कॉल अकाउंट को कौन से क्रेडिट करो, मतलब कॉल अकाउंट ओपन रहने दो, ये भी तरीका ठीक है। यही भी तरीका ठीक है कि कॉल अकाउंट को क्लोज ही करो जैसे हम करते आ रहे हैं, उसकी जगह नया अकाउंट खोल लो, कॉल से एरियर करो। तो दोनों ही तरीके 100% सही है। चलिए पढ़ते हैं। सर अगर इसमें डेट दी होती तो हम अलग अलग चीजों पर मतलब डेट अलग दी हुई है ना इस क्वेश्चन में, तो सर हाँ डेट फर्स्ट वाली एंट्री में डेट डलेगी पैसा मंगाने की 1 जनवरी 19 नोट कर लेंगे सभी। सेकंड एंट्री में डेट डलेगी 15 जनवरी 19, क्वेश्चन डेट मेंशन है वही मेंशन कर दी, ठीक है। मंगाने की डेट 1 जनवरी और पैसा मिलने की डेट 15 जनवरी। डेट दे रखी हो ना लिखे तो मार्क्स कटते हैं, इसके ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ गए हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीस डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10। कितने शेयर हैं इस कंपनी में? 2 लाख शेयर। द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर, जितने सर शेयर अक्सर हमने ऑफर कर दी, पब्लिक ने अप्लाई करा 160 के लिए, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है, मान 2 लाख शेयर इशू करे हैं, अप्लाई हुए हैं 160, 40,000 कम अप्लाई हुए हैं। And allotment was made to all the applicants. All the calls were made and were duly received except final call of 3 rupees per share on 100 shares. 100 शेयर पर 3 रुपए नहीं आए, बाकी सबसे सारे पैसे आ गए। बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें कि हमें सारी की सारी शेयर कैपिटल दिखे, हमें सिर्फ शेयर कैपिटल तक वाली बैलेंस शीट बनाना है। शुरू हो जाए।
ऑथराइज्ड में सर 2 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, 20 lakh, issue will be same. सब्सक्राइब कैपिटल है चैलेंज इसी के लिए उसमें करवाया जा रहा है। बताइए कौन ट्राई करना चाहेगा? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में लिखें या फिर बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखें? बट नॉट फुल्ली पेड अप का आंसर है। और कोई आंसर? दोनों दोनों वाला सही है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बताइए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितने शेयर? शेयर सब्सक्राइब हुए थे 1,60,000, उसमें से जो नालायक है वो 100 शेयर वाला, तो 1,60,000 में से 100 कम कर दो, बाकी के सारे शेयर सारा पैसा आ गया। टोटल 1,60,000 शेयर हैं, इसमें से 100 शेयर पे पैसा नहीं आया, बाकी शेयर्स पे पूरा पैसा आ गया। तो 1,60,000 में से हमने 100 घटा दिए, बाकी के सारे शेयर लिख दिए यहाँ पर। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप ध्यान से देखेंगे जी। इसमें मैं 2 प्रेजेंटेशन आपको लिख करके दिखा रहा हूं, 2 में से दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, उसमें से एक प्रेजेंटेशन सही है एक गलत, तो नोटिंग नहीं करेंगे फिर समझेंगे। 100 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, कॉमा रुपीज 7 क्वार्टर, इसमें लिखा है कि 3 रुपए नहीं है। दूसरी प्रेजेंटेशन 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 1,000 लेस कॉल्स इन एरियस, 300 आउटर कॉलम में 700। सर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाला जो है ना, इसमें प्रेजेंटेशन की कोई वैरायटी नहीं है, इतने शेयर इतने रुपए के बाद खत्म। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 2 वैरायटी है प्रेजेंटेशन की। पहला कितने शेयर है, कितने रुपए फेस वैल्यू और कितने रुपए मंगाए। दूसरी प्रेजेंटेशन कितने शेयर है, कितने रुपए फेस वैल्यू माइनस कितने रुपए नहीं आए। दोनों प्रेजेंटेशन सही है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंटेशन ये वाली गलत है, ये वाली सही है। समझे जी कैसे? देखो पहले वाली क्या बता रही है कि 10 रुपए का शेयर है और हमने मंगाए ही 7 रुपए, मतलब नालायक कोई नहीं, कोई शेयर होल्डर ऐसा नहीं जिससे हमने पैसा मंगाया उसने पैसा नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं। समझ आ रही है बात? जो पहले वाली प्रेजेंटेशन है वो वाली कब लिखनी है, जब हमने पैसा मंगाया ही कम हो। दूसरे वाली कब लिखनी है, जब नालायक हो, पैसा मंगाया और नहीं आया। इस क्वेश्चन में पैसा मंगाया और नहीं आया, इसलिए ये वाली प्रेजेंटेशन। समझ आ रही है बात? तो कोई वाली नोट कर लीजिए नीचे वाले और के बाद
ध्यान रहे इस क्वेश्चन में चॉइस नहीं है, मैं सोचना कि और लिखा हो दोनों सही है, जो मर्जी आसान लगे वो कर लो, दोनों सही है, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है कि 100 शेरवानी 7 रुपए में मंगाए, तो ये वाला आंसर आता, ये वाला गलत हो जाता। तो कॉस्ट एनालिसिस वाली प्रेजेंटेशन तभी लिखनी है जब मंगाया हो और ना आया हो। कल टोटल आएगा वही बैलेंस शीट में आएगा। जी बढ़ सकते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक का होमवर्क है, पेज 124 पे आ रहे हैं हम, 124 124 पेज 124 124 पेज नंबर। चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक एक क्वेश्चन के अंदर आया था लास्ट क्लास में, जब हमने बिल्डिंग परचेज की थी, बंदे में शेयर इशू किए थे। ये टॉपिक वही, ये सेम टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में भी है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। 124 पेज पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़े ध्यान से। देखा, कंपनी ने फर्नीचर परचेज करा है 2,20,000 रुपीस का, और जो पेमेंट कर रहे हैं वो बदले में हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का एक है, 10 रुपए का प्रीमियम, जो एंट्रीज पास करनी। इस क्वेश्चन के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें क्वेश्चन में दो कंपनियों के नाम दिखेंगे, एक कंपनी होगी बायर और एक कंपनी होगी सेलर। ध्यान रहे पूरे टॉपिक के अंदर हम अकाउंटेंट हैं बायर। रीजन मीन ये चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, तो जो कंपनी शेयर इशू करेगी हम उसके अकाउंटेंट हैं, जो कंपनी शेयर रिसीव करेगी हम उसके अकाउंटेंट नहीं। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आता है, वो 11th के कोर्स में नहीं, ग्रेजुएशन में भी नहीं। इसमें लिखा हुआ है एडियो लिमिटेड परचेज फर्नीचर फ्रॉम गेट लिमिटेड, तो हम अकाउंटेंट हुए एडियो लिमिटेड। अपनी कंपनी में अपना नाम कभी नहीं आता, अपनी कंपनी में कभी अपना नाम नहीं आता। एडियो लिमिटेड रिकॉर्ड नहीं करेगी कि एडियो लिमिटेड से पैसा लेने हैं, तो नाम अगर आएगा तो वेंडर का आएगा, सेलर का आएगा, जो कि है इस क्वेश्चन में गेट लिमिटेड। समझ आ रही है बात? तो क्या होगी एंट्री फर्नीचर परचेज करने की, तो लिखिए इन द बुक्स ऑफ एडियो लिमिटेड। जर्नल, उसके बाद जर्नल का फॉर्मेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गेट लिमिटेड 2,20,000, ये पहली एंट्री फर्नीचर खरीदने की। इस टॉपिक के हमने बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, अब और एंट्रीज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गेट लिमिटेड, पहली एंट्री क्या हुई सर इस टॉपिक के अंदर? एसेट खरीद रहे हैं, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा। क्रेडिट द गिवर, गेट नाम है, नाम पर्सनल अकाउंट होता है, क्रेडिट द गिवर।
सेकेंड एंट्री, गेट लिमिटेड डेबिट to 9% preference share capital account to securities premium reserve account. सर वेंडर का रूल है जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा। हम उधार सामान नहीं ला रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, बदले में शेयर इशू कर रहे हैं, तो जो सेलर है, जो वेंडर है, उसका बैलेंस पेंडिंग नहीं रह जाना चाहिए। इसीलिए ध्यान रहे, वेंडर जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री, मैं वेंडर बोल रहा हूँ सेलर को, क्योंकि इस क्वेश्चन में गेट लिमिटेड है, जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में हमेशा उतने से डेबिट सेकंड एंट्री। नरेशन की बात करें, फर्स्ट एंट्री में बीइंग फर्नीचर परचेज, सेकंड एंट्री में बीइंग शेयर्स इशूड। बिल्डिंग होती तो बीइंग बिल्डिंग परचेज। शेयर्स कितने इशू करें हैं सर, ये बात क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखी, बदले में शेयर्स दे रहे हैं ये बात तो लिखा है, लेकिन शेयर्स कितने दे रहे हैं ये नहीं लिखा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट ध्यान रहे रफ वर्क नहीं होता, पार्ट ऑफ आंसर होता है। लिखने के मार्क्स मिलते नहीं है, लेकिन ना लिखने के मार्क्स कटते होते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। एग्जाम में इस तरह का फॉर्मूला भी लिख करके आना, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लिखनी। अभी डिस्कस करते हैं सर फॉर्मूला कहां से आ गया, ये टोटल कितने फॉर्मूले हैं, हमने मैथ से जोड़ दी, फॉर्मूले नहीं होंगे अकाउंट में। 110 सोल्व करके आया 2000, मतलब कि 2000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। कैपिटल में सर हमेशा बेस वैल्यू आती है। 100 रुपीस का शेयर पे 10% का प्रीमियम, तो 100 रुपीस का 10%, 10 रुपीस। इतना लिखने के बाद चेक करें डेबिट क्रेडिट को आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड एंट्री का, सेकंड वाली एंट्री का डेबिट क्रेडिट को आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करें। आंसर कंप्लीट होकर डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला कहां से आ गया, समझे ध्यान। हमने गेट लिमिटेड से बात करी, भाई फर्नीचर लेंगे तेरे से, बदले में शेयर देंगे। एक शेयर की फेस वैल्यू तो 100 रुपए, लेकिन मार्केट में ये 110 का बिक रहा है, तो हम तुमको 110 में ही देंगे। अभी समझ लीजिए कि मैंने किसी को 2,20,000 रुपए देने और मेरी पॉकेट में 110 रुपए वाले नोट है, तो मैं कितने नोट दूंगा, ये कैलकुलेट करना है। टोटल 2,20,000 रुपए देने और एक नोट 110 का है, तो कितने नोट देंगे ये कैलकुलेट करना है। आंसर आया 2000, तो 110 रुपए वाले हम उसको 2000 नोट देंगे, तो 2,20,000 का हिसाब साफ हो जाएगा। इस तरीके से निकाला हमने नंबर ऑफ शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन टोटल कितना पेमेंट करनी है डिवाइड बाय एक शेयर का हम कितने रुपए में इशू कर रहे हैं, इशू प्राइस। इशू प्राइस कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। 2000 डाल, 2000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक, 2000 शेयर 10 रुपए प्रीमियम। सर शेयर कैपिटल तो हमेशा लिखना है, साथ में इक्विटी लगा हो तो इक्विटी लगा देते हैं, प्रेफरेंस लगा हो तो प्रेफरेंस लगा देते हैं। इसका क्या लोचा है सर, प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है, अनलाइक इक्विटी।
इक्विटी पे डिविडेंड कभी फिक्स होता नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम कभी नील। प्रेफरेंस जब भी इशू किए जाते हैं शेयर तो उस टाइम मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसको देखकर इशू किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई 2015 में कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, उस टाइम 12% का रेट चलता है तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर 12% का इशू करेगी। 2018 में कंपनी दोबारा प्रेफरेंस शेयर इशू करे, उस टाइम रेट चल रहा है 10% का, कंपनी डायमंड का इशू करेगी। ठीक बात है। और अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर का नाम रखे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस, तो ये दोनों शेयर मिक्स नहीं हो जाएंगे। जब मिक्स नहीं होने चाहिए, दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग, रेट ऑफ डिविडेंड अलग, इसलिए कंपनी ने रूल बनाया, अकाउंटेंट ने रूल बनाया कि प्रेफरेंस तो हम प्रीफिक्स लगा ही रहे हैं, शेयर कैपिटल के आगे प्रीफिक्स लगा रहे हैं प्रेफरेंस, इसके आगे एक और प्रीफिक्स लगाएंगे, इसके डिविडेंड का रेट। अब इस वाले प्रेफरेंस शेयर का नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होगा, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। इस वाले प्रेफरेंस शेयर का नाम होगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उससे क्या होगा कि ये दो अकाउंट मिक्स नहीं होंगे, इनका नाम हम अलग अलग रखेंगे। तो जब भी आप प्रेफरेंस शेयर लिखें तो उसके पहले उसकी परसेंटेज जरूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन में परसेंटेज दे दी रखी, उसमें लिखा हुआ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर क्या करें, फिर भी परसेंटेज लगा कर क्या एग्जाम्पल को बता रहे हैं, यहाँ पे डिविडेंड की परसेंटेज आती है, आपने नहीं रखी तो हमने आगे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, लेकिन परसेंटेज लिख करके बता रहे हैं क्या डिविडेंड परसेंटेज आती है हमें पता। ठीक है जी, तो परसेंटेज जरूर मेंशन करके आना है प्रेफरेंस वर्ड से पहले। रेट दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो भी इसको परसेंटेज का ध्यान लगा के आ जाओ, ध्यान रहेगा जी। इक्विटी में तो कुछ होता नहीं। पढ़ सकते हैं आगे, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या एंट्री बनी बताइए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मतलब कि गेट लिमिटेड तो अल्टीमेटली कैंसिल हो गया, तो कंबाइन एंट्री करने में क्या दिक्कत है सर? दिक्कत ये है कि शेयर्स ऐसी चीज नहीं है कि हम जेब में लेकर के जा रहे हैं, फर्नीचर लिया और शेयर दे दिए उसको। शेयर इशू करना एक लॉन्ग प्रोसेस है, परमिशन लेनी है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो वो फर्नीचर लेकर के आएंगे उसकी डेट अलग होगी, फर्नीचर इशू होंगे उसकी डेट अलग होगी, तो टाइमिंग डिफरेंस है, इस वजह से एंट्री हमेशा दो पार्ट में हो, कभी सिंगल नहीं हो। सर अगर गेट लिमिटेड का नाम नहीं दे रखा होता, बस इतना लिखा होता फर्नीचर परचेज करा है और हमने शेयर इशू कर दी, फिर यहाँ पर लिखेंगे वेंडर, अभी क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होगा वेंडर में सेलर, इससे हमने गुड्स खरीदे जो भी आइटम फर्नीचर या बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। गेट लिमिटेड ने परचेज करी है एसेट्स एड्यू एंड कंपनी से 3,50,000 रुपए की, बदले में क्या दिया है जी? 75,000 रुपीस का तो बैंक ड्राफ्ट दिया है और बदले में बाकी जो बैलेंस बच गया इक्विटी शेयर्स दिए हैं, जो एंट्रीज पास करनी शुरू हो जाएगी। सर एसेट कौन सी है तो बताया नहीं, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री का मतलब मिसलेनियस, सारी एसेट्स आ गई इसके अंदर। ₹3,50,000 रुपीस टोटल देने हैं, थोड़ा सा बैंक के थ्रू और बाकी का शेयर्स के थ्रू। बैंक के थ्रू दे रहे हैं 75,000 रुपीस,
टोटल 3,50,000 देने थे, जिसमें से 75,000 तो हमने दे दिए, तो बाकी शेयर्स के थ्रू बचा हुआ अमाउंट भी देंगे। बताएं इश्यू प्राइस कितना है इस क्वेश्चन? 11। 10 रुपीज फेस वैल्यू है और 10% का प्रीमियम है, मतलब 1 रुपया प्रीमियम हो गया। 11 रुपीज इश्यू प्राइस। $25,000 शेयर, 10 रुपए वाला, 25,000 शेयर, 1 रुपया प्रीमियम। इसमें लिखा है सम ऑफ 75,000 वाज पेड बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट। पर चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या फर्क है? चेक हम अपने ही अकाउंट का देते हैं, बैंक ड्राफ्ट इज अ बैंकर्स चेक। सर अगर चेक बाउंस होने का डर हो सामने वाली पार्टी को, तो वो कहता है कि हम चेक नहीं लेंगे, डीडी लेंगे, डीडी डिमांड ड्राफ्ट, या बैंकर्स ड्राफ्ट भी कहते हैं, या बैंकर्स चेक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम अपने बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस हमारे क्रेडिटर के नाम से चेक बना दो। आप बैंक के मैनेजर को बोलते हैं आप चेक बना दो, आप चेक बनाओगे तो बाउंस नहीं होगा, और उनसे पैसे ले लो। बैंक की सर्विस फ्री में नहीं देगा, पैसे लेता है, चार्ज में लेता है 30 रुपीज पर 1000, लगभग ये रेट होते हैं, बाकी हर बैंक का अलग, उसे बैंकर्स चेक है। नॉर्मली जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसी बैंक वालों से बनवाते हैं, और नॉर्मली उनको कैश नहीं देते, वो लोग हमारे अकाउंट से पैसा काट लेते हैं जब बैंकर्स चेक बना करके देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे बैंक से ही पैसा कम हो रहा है, इसलिए हम एंट्री में तो 2 बैंक अकाउंट ही लिखते हैं, चाहे नॉर्मल चेक कटे, चाहे बैंकर्स चेक लिखा हो, चाहे डिमांड ड्राफ्ट लिखा हो। क्लियर हो गई ये बात? ध्यान दें, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे वर्किंग नोट के अंदर, तो जो न्यूमरेटर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा बैंकर्स चेक से, क्योंकि हमें परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ वही कंसिडरेशन लिखनी है जो शेयर्स के थ्रू पे होती है। मतलब इस क्वेश्चन में पार्टी ने ये बोला हुआ है कि जितनी पेमेंट आपको देनी है कम से कम इतना पैसा तो हम चेक से लेंगे जी, बाकी के शेयर दे देना। तो पार्ट पेमेंट हो गया, पेमेंट चेक से ले रहे हैं, वो पेमेंट की एंट्री कर दी हमने, बैलेंस अमाउंट शेयर से पे होगा। तो ये क्लियर हो गया? बड़ा आगे सर अगर वो बैंक से पेमेंट कर रहा था फर्स्ट एंट्री नहीं हो जाएगा बैंक क्रेडिट करने, मतलब सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू एड्यू कंपनी टू बैंक कर सकते हैं वो भी, लेकिन मतलब एसेट खरीदना की सेटलमेंट ना बात होती है, रियलिटी में अमाउंट छोटा है इसके अंदर, रियलिटी में अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो सब इस बैंक के लिए भी पैसा अरेंज करना पड़ता है, कि पैसा अरेंज होगा तब पेमेंट करेंगे मंथली चेक से पेमेंट बैंक की बाद में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए जी। कंपनी ने फर्नीचर खरीदा है 10 लाख रुपए का, 20% पेमेंट करी है बिल ऑफ एक्सचेंज से, बाकी की पेमेंट करी है इक्विटी शेयर से। चलिए शुरू हो जाइए। बताइए क्या लिखा जाए बिल ऑफ एक्सचेंज की जगह पर? ब्रिज टेबल करेक्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज तो एक इंस्ट्रूमेंट है एंट्रीज के लिए, जिस पर्सन को पेमेंट लेनी होती है उसको बीआर बुलाता है, बिल्स रिसीवेबल।
इसको पेमेंट देनी होती तो उसे बीपी बुलाता, बिल्स पेबल। इस क्वेश्चन में हम साइन करके दे दें कि हम 2 लाख रुपए आपको दे देंगे, मतलब हमें हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम इसको बिल्स पेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे 2 लाख रुपीस। तो 10 लाख में से 2 लाख रुपीस की पेमेंट हमने कर दी है बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, बैलेंस 8 लाख रुपीस रह गया है। बैलेंस रह गया जी 8 लाख रुपीस। एग्जाम में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आया है इस टॉपिक में से, बस ये नहीं पूछ लेता कि कितने शेयर से इशू हो गए, ये निकाल लो इस क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क में। ये फिर इस क्वेश्चन में कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया सेम क्वेश्चन में 1 मार्क में। टॉपिक के ऊपर चाहो तो लिख लो, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। इस टॉपिक की हेडिंग पे लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। 6400 आंसर आए जी सॉल्व करके। 6400 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि 100 रुपए फेस वैल्यू है और 25% का प्रीमियम। इशू प्राइस हुआ 125। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 5। सर अभी तक के क्वेश्चन में हम एसेट खरीद रहे थे 1-2, अब इस बार हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं छोटी कंपनी को, हम अकाउंटेंट है बड़ी वाली कंपनी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Jain Limited took over the assets of rupees 10 lakh and liabilities of rupees 3 lakh from Gupta Limited for a purchase consideration of 8 lakh। तो कुल कैलकुलेशन में गड़बड़ लग रही, 10 लाख की एसेट ले रहे हैं और 3 लाख की लायबिलिटी ले रहे हैं, तो पेमेंट हमें कितनी करनी चाहिए? 7 लाख की पेमेंट करनी चाहिए। सामने वाले के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो 3 लाख का कर्जा भी, 7 लाख की उसकी भरत बनती है, पेमेंट 7 लाख की होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में लिखा है लेकिन 8 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। पुरानी कंपनी को अगर हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस कंपनी की गुडविल अच्छी है, पेमेंट तभी कर रहे हैं। लेकिन सर आपने सिखाया था सेकंड बुक में, फर्स्ट वाली बुक में, चैप्टर नंबर 3 गुडविल में, कि गुडविल AS26 मना करता कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम उसको, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? करेक्ट आंसर है बिल्कुल। AS26 ने ये नहीं बोला कि गुडविल रिकॉर्ड नहीं करनी, AS26 ने बोला है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना। ये तो परचेज गुडविल, इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, कॉस्ट है हमारे पास, डेफिनेटली इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे जैन लिमिटेड ने इशू करे जी 80,000 रुपए के प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों सेम है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होती है टर्म्स कंडीशन, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट दोनों सेम, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ऑफ रुपीस 80,000 पेबल आफ्टर 45 डेज इन फेवर ऑफ गुप्ता लिमिटेड, और बैलेंस हमें देना है इक्विटी शेयर के। चलिए शुरू हो जाइए। Sundry assets accounted debit 10 लाख, एक लाइन छोड़कर 2 sundry liabilities 3 लाख, 2 vendor मतलब गुप्ता लिमिटेड 8 लाख, ध्यान रखिए वेंडर के सामने नाम अमाउंट कौन सा आएगा? जो परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट है, जो एग्रीड अमाउंट है, नाम के सामने वो वाला अमाउंट आएगा। एसेट के सामने एसेट का अमाउंट आसान है, लायबिलिटी के सामने लायबिलिटी का अमाउंट आसान है। चेक करना है आपको कि डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है
पेमेंट ज़्यादा हो रही है, परचेज कंसिडरेशन एक्सीड कर रही है, एक्सेस है, डेफिनेटली कंपनी गुडविल है, गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। अगली एंट्री में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम प्रोसेस कि वेंडर को डेबिट करो फुल अमाउंट से, बदले में क्या दे रहे हैं सर इसको हम बिल्स पेबल दे रहे हैं 80,000 का। उसके अलावा इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। बताइए फॉर्मूले में न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे? 8 लाख माइनस 80,000। बताइए फॉर्मूले में डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे? बताओ। 12 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो 12 रुपए इशू प्राइस आ गया। न्यूमरेटर में परचेज कंसिडरेशन, डिनोमिनेटर में इशू प्राइस। ये 60,000 रुपीस है कि डॉलर? शेयर्स हैं 60,000, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, रुपीस नहीं, ठीक है? 60,000 नंबर ऑफ शेयर, 60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक, 60,000 शेयर हैं, 2 रुपए का प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी इशू करती है सर फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹80 ईच। ध्यान रखिए इस बार फेस वैल्यू 80 रुपीस है, जनरली ऐसा नहीं होता, राउंड फिगर में होती है फेस वैल्यू। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 80 रुपीस है ऑफ एट अ प्रीमियम ऑफ 20, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 100 इशू प्राइस हो गया। फॉर द परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम गुप्ता ग्रुप फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख। 15 लाख रुपए क्या चीज है सर? परचेज कंसिडरेशन। 15 लाख रुपए में हमने बिजनेस खरीदा। आगे लिखा हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। प्लांट कितने का, ट्रक कितने का, स्टॉक कितने का, मशीन कितने, क्रेडिट कितने का। तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया सर, उसमें लिखा था सन्ड्री एसेट्स, इसके अंदर सारी एसेट मेंशन कर रखी है। एक एसेट करते हैं, एक एक एसेट का अमाउंट मेंशन है। ये प्लांट हमने खरीदा है 5 लाख, ट्रक हमने खरीदा है 7 लाख। सोचा बहुत बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट लग गए, आपकी कंपनी और छोटी छोटी कंपनियां खरीद रही हैं। हमारा बॉस जब क्रेडिटर की पेमेंट डिले करता है तो क्या बोल के करता है? बिजनेस ही नहीं है, सेल ही नहीं है, कुछ कहां से देने पैसे? वो लाइन हम अकाउंटेंट को नहीं बोल सकता वो, क्योंकि हमें सारी सेल पता है, सारा प्रॉफिट पता है। क्रेडिटर कितने रुपए के हैं? टोटल करोड़ एसेट साइड में कितना आया? 21 लाख रुपीस की एसेट ले रहे हैं और 5 लाख की लायबिलिटी। तो पेमेंट हमें कितनी करनी चाहिए? 16 लाख की पेमेंट करनी चाहिए। पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 15 कम कर रहे हैं पेमेंट हम। पेमेंट हमें पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? पेमेंट ज्यादा कर रहे थे, सामने वाले की गुडविल अच्छी है, पेमेंट तभी ज्यादा कर रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है कि पेमेंट हम कम कर रहे हैं, ये प्रॉफिट हो गया हमें, मतलब थोड़ी चीज सस्ती मिल गई हमको। ये प्रॉफिट हमने अपने मेन काम से नहीं कमाया, ऐसे प्रॉफिट को हम
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिजर्व कौन सा रिजर्व होता है सर? जो रिजर्व नॉन रिकरिंग नेचर के प्रॉफिट से कमाया जाता है। जो रिजर्व नॉन रिकरिंग नेचर के प्रॉफिट से कमाया जाता है, ऐसे प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। दूसरा हमने चीज क्या लर्निंग ले ली इन दो क्वेश्चनों से। ये सर सारी एसेट लिख दो, सारी लायबिलिटी लिख दो और वेंडर के सामने लिख दो परचेज कंसीडरेशन। उसके बाद क्या करो, बैलेंसिंग फिगर ढूंढो। अगर डेबिट में आ रहा है तो गुडविल, क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट वेंडर को डेबिट करें फुल अमाउंट से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। बताइए न्यूमरेटर में क्या लिखना है? 15 लाख परचेज कंसीडरेशन और डिनोमिनेटर में क्या लिखना? 100 इशू प्राइस। 15,000 शेयर 80 रुपए के रेट से, 15,000 शेयर 20 रुपए के रेट से। सेवन क्वेश्चन। बस 3 क्वेश्चन रहेंगे, छुट्टी हो जाएगी फिर आप। पढ़े सर, कंपनी ने इशू करे 20,000 इक्विटी शेयर 80 रुपीज वाले, 20 रुपए प्रीमियम। तो सर सेम क्वेश्चन लग रहा। और रनिंग बिजनेस फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स, ये भी सेम लग रहा। प्लांट 5 लाख 7 लाख तक, ये भी सेम लग रहा। बताओ जी पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? सेवेंथ क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं 20,000, पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं थे। और क्या फर्क है? ये वाला अमाउंट मिसिंग है 15 लाख वाला, कि वेंडर को पेमेंट करनी कितनी है ये बात मेंशन नहीं है। मतलब कैसे लिखोगे? इसमें मैंने क्वेश्चन लिख दिया एंट्री में। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन, एसेट्स की अमाउंट गिवन है, लायबिलिटी का अमाउंट गिवन है, शेयर्स कितने होंगे कितने वाले, प्रीमियम कितने शेयर पे कितना वाला, ये सब मेंशन। वेंडर को पेमेंट कितनी करनी है ये मेंशन नहीं। तो क्या नहीं निकाल सकते हैं पेमेंट कितनी करनी जब हमें क्रेडिट साइड बता। नोट कर सकते हैं जी आप। ये अगला क्वेश्चन बन गया है। पिछले क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन मेंशन थी कि पेमेंट एक्चुअली में हमने करनी कितनी है, इस बार वो मेंशन नहीं है। इस बार शेयर्स कितने इशू करने हैं ये मेंशन है। 20,000 शेयर इशू करने हैं, सीधा 20,000 टोटल ये हो गया 20 लाख, 20 लाख। टोटल पेमेंट हमने करनी है 20 लाख रुपीस की। तो वेंडर का रूल हमें पता है, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। इसको मतलब हमारे भी 20 लाख ही आएगा, है ना। इस बार नॉर्मली अमाउंट फर्स्ट एंट्री से सेकंड एंट्री में आता है, इस बार सेकंड एंट्री से फर्स्ट एंट्री में अमाउंट जा रहा है। तो रिवीजन करने बैठोगे कुछ महीने बाद तो सोचोगे 20,000 रुपए पता नहीं फर्स्ट एंट्री में कहां से आ गया अमाउंट, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा, सेकंड एंट्री से अमाउंट आया है। एसेट्स है 21 लाख की, लायबिलिटीज 5 लाख की, तो पेमेंट कितनी करनी चाहिए हमें 16 लाख, 16 लाख रुपए की पेमेंट करनी चाहिए। 21 लाख की एसेट है और 5 लाख की लायबिलिटी, पेमेंट करनी चाहिए हमें 16 लाख।
पेमेंट कर कितने रहे हैं? 20 लाख, 4 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। क्यों करना एक्स्ट्रा पेमेंट? डेफिनेटली कंपनी की गुडविल अच्छी है। एग्जाम में मैं कैसे करता था सर, ये 4 आइटम लिख लिए एसेट्स की, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद क्रेडिटर और वेंडर का नाम लिख लिया। अब जो लाइन छोड़ी हुई है, अगर डेबिट में आ रहा तो गुडविल लिख देंगे, क्रेडिट में कैपिटल तो यहाँ से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में वर्किंग नोट नहीं बनेगा, शेयर्स निकालने वाला, विशेष क्वेश्चन में दे रखते हैं। एट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंपनी ने परचेज करी है मशीन 5 लाख रुपए की और पेमेंट किस तरीके से करी? पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है शेयर्स, पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है बिल्स पेबल और पॉइंट नंबर सी में लिखा है जी चेक। देखिए पहले वाली एंट्री, मशीनरी डेबिट टू गेट लिमिटेड 5 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेट लिमिटेड 5 लाख, सेकेंड एंट्री गेट लिमिटेड डेबिट 5 लाख। पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 25,000 शेयर है, 10 रुपए का है। 25,000 शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम। टू बिल स्टेबल अमाउंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और टू बैंक 50,000। क्वेश्चन में सर अलग क्या है, क्यों करवाया गया इस क्वेश्चन को? पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है पोस्ट डेटेड चेक, पीडीसी। हम पेमेंट पे मांगने के लिए आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं पैसे अकाउंट में अभी है नहीं, आने वाले हैं कहीं से, तो कैसे हमको दोबारा आना पड़ेगा चेक लेने के लिए। आप एक काम करो, चेक अभी दे दो, मैं चेक डालूंगा 1 महीने बाद बैंक में। हमने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, तुम कल चेक डाल दो, बाउंस हो जाएगा, फिर लायबिलिटी मेरे पे आ जाएगी। सामने वाला कहता है डेट डाल दो 1 महीने बाद की, इसे बोलते हैं जी पोस्ट डेटेड चेक। अगर हम डेट डाल देते हैं आज से 1 महीने बाद की, तो जब तक वो डेट नहीं आएगी तब तक वो सामने वाला बैंक में चेक नहीं डाल सकता। तो हम अश्योर हो जाएंगे कि हमारा चेक बाउंस नहीं होगा और 1 मंथ के अंदर पेमेंट अकाउंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन हम अकाउंटेंट इसके लिए कोई स्पेशल अकाउंटिंग नहीं करते, तो हम किसी को पीडीसी देते हैं तो भी बैंक अकाउंट ही क्रेडिट करते हैं। तो बैंकिंग कम हो रहा है हमारा, आज तो कुछ टाइम बाद कम होगा, उस वजह से हमारे इंटरव्यू को फर्क नहीं पड़ जाएगा। 9th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कंपनी ने इशू करे 2000 शेयर फ्री में प्रमोटर्स को। कंपनी ने इशू करे 1500 शेयर फ्री में अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर कौन होते हैं सर? वो ब्रोकर्स होते हैं जिनका काम शेयर बिकवाना होता है। उन्हें बदले में कमीशन हम कैश में नहीं देते, उनको हम फ्री में शेयर इशू करके दे देते हैं और इनको कमीशन होता है। प्रमोटर जिन्होंने कंपनी इनिशिएट करी, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी है, उनको शेयर दिए जाते हैं फ्री में। एंट्री नोट करेंगे। Incorporation expenses accounted debit. Incorporation expenses accounted debit. To share capital account. 2000 multiplied by 10, 20,000. 20,000. अगली एंट्री लिखें। Underwriting commission accounted debit. Next entry. Underwriting commission account debit.
2 underwriters, 1500 multiply by 10, 15,000. Next entry, last entry, underwriters account debit to share capital account, amount से 15,000. अंडरराइटिंग को अंडरराइटर को कमीशन दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस हो गया, कमीशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, अंडरराइटर को हमने अमाउंट ड्यू करा, उसके बाद शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू में तो क्या करेंगे, प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं, वो करके हमें सर्विस दे रहे हैं कॉर्पोरेशन की रजिस्ट्रेशन की, बड़ा हमने स्टडीज के अंदर जो प्रमोटर होते हैं वही हमारी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, जो कि एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं. इतना करा, इसको रिवाइज करके